Hello student, once again I am here with second part of the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. In first part we have discussed about the factors of production. As I have already told you that in this chapter we will discuss about the land, labor and physical capital in detail. So before moving ahead, I would like to tell you that जितने भी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी को हम लोग फार्मिंग एक्टिविटी के अंडर में रखते हैं, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जैसे कि हो गया सर्विस प्रोवाइड करवाना, इंडस्ट्री, शॉप ओनिंग करना, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ये सारे एक्टिविटी जो होता है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। इस वीडियो में हम लोग पालमपुर के फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जहाँ तक पालमपुर की बात है तो टोटल पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन जो है वो पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 25% पॉपुलेशन जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब इसके बाद फार्मिंग एक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स में से फार्मिंग एक्टिविटी के लिए लैंड बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। इट मीन्स लैंड इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द फार्मिंग एक्टिविटी। और जहाँ तक विलेज पालमपुर की बात है तो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो भी लैंड अवेलेबल है पालमपुर में वो फिक्स रहता है। केवल पालमपुर में ही नहीं, ओवरऑल देखा जाए किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी पार्ट में देखा जाए तो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो भी लैंड अवेलेबल होता है वो कमोबेश फिक्स रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो लैंड अभी हम लोग का अवेलेबल है, जितने एरिया ऑफ लैंड हम लोग को अभी अवेलेबल है फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, 10 साल के बाद हो सकता है कि वो बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, या फिर घट जाए। वो कांस्टेंट रहता है फॉरएवर के लिए। हाँ, इसकी नेशनल फर्टिलिटी यानी कि और ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें कमी या फिर अधिकता आ सकती है, लेकिन एरिया ऑफ द लैंड जो होता है वो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए वो फिक्स रहता है। अब जहाँ एक तरफ लैंड जो है लैंड एरिया फिक्स रहता है और वहीं दूसरी तरफ किसी भी एरिया का पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते रहता है। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग उसी लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोडक्शन करें ताकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करवाया जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है कि इज देयर इन एनी वे थ्रू विच वी कैन ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स इन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। तो इसके लिए हम लोग को कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग सेम अमाउंट ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए एक टेक्निक है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग है क्या? इट मीन्स क्रॉपिंग मोर देन वन क्रॉप्स, इट मीन्स फार्मिंग मोर देन वन क्रॉप्स इन ए पर्टिकुलर लैंड इन ए ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक ही लैंड में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स, एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना पूरे साल भर में, उसी को बोलते हैं मल्टीपल फार्मिंग। अब पूरे इंडिया में जो देखा जाए तो साल भर में सीजन के बेसिस पर हम लोग 3 टाइप्स का क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एक हो गया खरीफ, जिसको कि हम लोग रेनी क्रॉप्स ही बोलते हैं, यानी कि जिसको कि रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। जून जुलाई इसका क्रॉपिंग सीजन होता है, इसका सोइंग सीजन होता है। इसके अलावे नवंबर दिसंबर तक आते आते इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरे टाइप के क्रॉप्स जो है वो है राबी क्रॉप्स, जिसको हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। यानी कि विंटर शुरू होने से पहले इसको सोइंग कर लिया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर इसका सोइंग पीरियड है, और गर्मी से पहले यानी कि मार्च अप्रैल तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, पोटैटो ये सब आ जाता है ना। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का क्रॉप्स है उसको बोलते हैं जायद, यानी कि वो क्रॉप होता है जिसको कि हम लोग मार्च अप्रैल में ग्रो करते हैं, मार्च अप्रैल में सोइंग करते हैं, और मानसून से पहले यानी कि जून जुलाई से पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर, बटर गॉड ये सब आ जाता है। इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो 3 मेन टाइप सीजनल क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं इंडिया में। इसके अलावा एक और टाइप का क्रॉप्स होता है जो शुगर केन है। ये क्या होता है, इसको प्रिपेयर होने में पूरा साल भर लग जाता है ना। शुगर केन जहाँ पर शुगर मिल में इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और इससे जगरी भी प्रिपेयर यानी कि गुड़ भी प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरीके से पूरे इंडिया में देखा जाए तो हर तरह के क्रॉप्स को हम लोग सीजन बाय सीजन, इसके साथ साथ गन्ने को भी यानी कि शुगर केन को भी ग्रो करते हैं। उसी तरह का हम पालमपुर में भी ये तीनों तरह क्रॉप्स और शुगर केन को भी ग्रो किया जाता है। और ये सब पालमपुर में इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है।
इलेक्ट्रिसिटी के आने से पहले लोग पर्सन व्हील जैसे ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन पर्पस के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब वे लोग ट्यूबवेल जैसे मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करने लगे फार्मिंग पर्पस, इरिगेशन पर्पस से, है ना। इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग ये एक तरीका है जिससे हम लोग सेम अमाउंट ऑफ लैंड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना। मॉडर्न फार्मिंग है क्या? मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर्स यूज मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल सीड्स एंड नेचुरल मैन्योर इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग। यानी कि इसमें क्या 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 आता है कि ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि हो गया हल वेल, ट्रेडिशनल सीड और नेचुरल मैन्योर जो कि काउडक से प्रिपेयर किया जाता है, इन सारे चीज़ों की जगह पर हम लोग मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट जैसे कि हो गया ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं एक लिमिटेड एरिया में। अब इन्हीं मॉडर्न टेक्निक को पूरे इंडिया में 1965 के बाद यूज़ किया गया था। यानी कह सकते हैं कि 1965 के बाद फार्मिंग एक्टिविटी में पूरे इंडिया में एक तरीके का रिवोल्यूशन आया, एक तरीके से बदलाव आना शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ये हर तरह का क्रॉप्स, खास करके शुरुआती में व्हीट और राइस के फील्ड में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होना शुरू हुआ। जहाँ पर पालमपुर की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्रेडिशनल वे में जहाँ पर पालमपुर में जब खेती होती थी तो ट्रेडिशनल वे से वहाँ पर लोग जितना प्रोडक्शन करते थे उससे ज़्यादा अमाउंट में अब मॉडर्न टेक्निक से वे लोग क्रॉप्स प्रोडक्ट करना शुरू कर दिए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करके जहाँ पर पालमपुर में 1300 kg पर हेक्टर के हिसाब से प्रोडक्शन होता था, वहीं मॉडर्न टेक्निक के तरीके से अब किसान 3200 kg पर हेक्टर के हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से पूरे ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो जहाँ पर जो 1965-66 में है व्हीट का एग्जाम्पल ले लें तो उस समय इसका टोटल प्रोडक्शन 10 मिलियन टन हुआ करता था, जबकि वो ईयर बाय ईयर मॉडर्न टेक्निक के थ्रू इंक्रीज होते होते 2017 तक आते 97 मिलियन टन हो चुका था। यानी कि मॉडर्न टेक्निक के हेल्प से हम लोग सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेम एरिया ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग के पास दो मेजर मेथड है, एक हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा हो गया मॉडर्न फार्मिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। इसका मतलब ये हो गया कि क्या लैंड का नेचुरल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, जिसमें हम लोग को देखना है कि क्या लैंड का और अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ट्रेडिशनल वे में जब हम लोग फार्मिंग करते थे उस समय सॉयल का नेचुरल फर्टिलिटी और अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा तेजी से ज़्यादा स्पीडली वो डिप्लीकेट नहीं होता था, है ना, ये हरास नहीं होता था। लेकिन जब से मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, तब से ये सॉयल का नेचुरल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर लेवल जो है ट्यूबवेल के कारण ये बहुत ही ज़्यादा नीचे तेजी से जाना शुरू हो गया। अब हमें इस बात का, जहाँ पर एक तरफ मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से क्रॉप्स ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है, वहीं हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हो गया सॉयल हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, इन सारे चीज़ों का फीचर यानी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा तेजी से ख़त्म ना हो, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन सारे नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना होता है। इसी तरीके से हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मॉडर्न टेक्निक के थ्रू जब फार्मिंग करते हैं उस वक्त कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न करें और सोच समझ के इस्तेमाल करें ताकि आने वाले जनरेशन इन सारे रिसोर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को पढ़ना है कि हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फैमिलीज ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर जो गांव है वहाँ पर
जो लैंड अवेलेबल है फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, वो लैंड किस तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें देखा जाए तो पालमपुर में जो भी फार्म लैंड अवेलेबल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सब में बराबर तरीके से बटा हुआ नहीं है। पहले से बता चुके हैं कि पालमपुर में टोटल 450 फैमिली रिजाइड करते हैं, है ना। उसमें से 150 फैमिली के पास तो लैंड है ही नहीं, यानी कि वे लैंडलेस है, जिसमें से ज़्यादा लोग जो है वो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बाकी बचे 300 फैमिली में से 240 फैमिली जैसे होते हैं जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड होता है, और 60 फैमिली ऐसे हैं जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है ना। और बाकी उसमें से भी 60 फैमिली ऐसे हैं जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है, उसमें से भी बहुत ही कम फैमिली के पास 10 हेक्टेयर या फिर उससे ज़्यादा फैमिली है, ज़्यादा लैंड है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पालमपुर में बहुत ही कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास बहुत ही कम लैंड है। इस तरीके से पालमपुर जैसे गांव में जो फार्म लैंड है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली है। इसी तरीके का हमारे इंडिया में भी सारे रिसोर्सेज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सारे लोगों के बीच में नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम पालमपुर में देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का लैंड से रिलेटेड फार्मिंग एक्टिविटी में लैंड का क्या रोल होता है, लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैंड का क्या फीचर होता है, इन सारे रिलेटेड चीज़ों के बारे में फार्मिंग एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर। और फार्म एक्टिविटी के लिए लेबर बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फार्म एक्टिविटी जो है वो लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पर ज़्यादा लेबर लगते हैं कंपेयर टू द इक्विपमेंट एंड टूल्स, है ना। यानी कि कैपिटल इंटेंसिव के बजाय फार्म एक्टिविटी लेबर इंटेंसिव होता है ना। तो पालमपुर में फार्मिंग के लिए लेबर जो है उन्हीं सारे फैमिली से आते हैं जिसके पास या तो फिर लैंड नहीं होता है या तो फिर कम लैंड होता है, यानी कि लैंडलेस लेबर और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिसके पास बहुत ही कम लैंड होता है, उन्हीं सारे फैमिली के मेंबर फार्म लेबर के तौर पर उन सारे फैमिली में जिसके पास ज़्यादा लैंड होता है वहाँ पर जाकर के उसके फार्म में जाकर के लेबर के तौर पर काम करते हैं। अब इनके वेजेस जो हैं, यानी कि फार्म में लेबर के तौर पर काम करने वाले फार्म लेबर का वेज जो है इक्वल नहीं है, ये अनइक्वली दिया जाता है। जैसे कि मैन को ज़्यादा वेज दिया जाता है वुमेन के कंपेयर में, उसी तरीके से देखा जाए तो सीजन टू सीजन और क्रॉप टू क्रॉप जो होता है इन लोग का वेज भी वैरी करता है। साथ ही साथ जो एक ही क्रॉप्स में ग्रोइंग सीजन में, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम में किसी मजदूर को अलग वेज दिया जाता है, वहीं पर सोइंग सीजन में उसी क्रॉप्स के सोइंग सीजन में अलग वेज दिया जाता है। यानी कि जो वेज है वो वैरी करता है सीजन टू सीजन और क्रॉप टू क्रॉप। और चूंकि पालमपुर विलेज में बहुत ही ज़्यादा लोग अवेलेबल है फार्म लेबर के तौर पर, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन सारे लेबर को एज ए लेबर अपने फार्म में यूज़ कर सकें, है ना, या फिर रख सकें। इसीलिए वहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है फार्म लेबर पर एम्प्लॉयमेंट पाने का, है ना। इसी कारण से वहाँ पर वेज जो है बहुत ही कम पैसे में भी लोग वहाँ पर फार्म में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इंडिया में गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो मिनिमम वेज है फार्म लेबर का वो 300 होना चाहिए पर डे। ये रूल बनाया गया था मार्च 2017 में, लेकिन इस वेज से भी कम वेज में पालमपुर जैसे गांव में लोग काम करना एग्री हो जाते हैं। लगभग 160 रुपीज में भी पालमपुर जैसे गांव में फार्म में काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि फार्म लेबर जो है बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू फार्म वर्क, यानी कि जितने काम है उससे ज़्यादा लेबर अवेलेबल है। इसी कारण से ये फार्म लेबर को वेज बहुत ही कम दिया जाता है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटी में कैपिटल का क्या रोल होता है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, किस तरह का नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पालमपुर में किया जाता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट ये वीडियो और इससे पहले का जो वीडियो में जो कुछ भी हम समझाने की कोशिश किए हैं उन सारे चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा या फिर कोई किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्यूरीज होगा, तो आप उन सारे चीज़ों को हमको सेंड कीजिएगा ताकि उन सारे डाउट्स और क्यूरीज से रिलेटेड एक अलग वीडियो हम बना सकें और आप लोग को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और ये जो 2 टॉपिक इसके बारे में पहले से बता चुके हैं, यानी कि फार्म एक्टिविटी में कैपिटल का क्या रोल होता है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पालनपुर में किस तरह का किया जाता है, इन 2 टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के वीडियो से रिलेटेड। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमें सेंड कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।